नमस्कार। आज की जो टॉपिक शुरू करते हैं कक्षा 12वीं इतिहास का। ये जो अध्याय है राजा किसान एवं नगर का। हमने पहला जो टॉपिक पढ़ा था उसमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा। उसमें हमने देखा कि हड़प्पा सभ्यता जो संस्कृति कैसी थी, कैसी उन्नत थी, जहाँ की लिपि हम पढ़ नहीं सके हैं। ये जो वीडियो आप देख सकते हैं हड़प्पा सभ्यता वाला में, ये जो टॉपिक है राजा किसान नगर। ये जो सभ्यता, जो हड़प्पा सभ्यता के बाद जो वैदिक काल आता है, वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, तो हमने देखा उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो गई थी। उत्तर वैदिक काल में होता ये है कि महापाषाण का भी एक अस्तित्व मिलता है दक्षिण भारत में। आखिर महापाषाण क्या था? महापाषाण के बारे में हम जानते हैं कि हम एक ऐतिहासिक काल की बात करें तो पाषाण युग पढ़ते हैं, जिसमें पत्थरों से औजार बनाए जाते थे। ये जो महापाषाण है, महापाषाण में होता ये था, जो मृतक थे, मृतक की अंत्येष्टि जो होती थी वह आवास से या बस्ती से दूर कब्रिस्तान में होती थी, और जहां उसको दफनाया जाता था उसके चारों ओर पाषाण मतलब पत्थर, विशाल पत्थर का घेरा लगा दिया जाता था, जिसको हम बोला गया है महापाषाण। इसका हम दक्षिण भारत में देखते हैं, यहाँ तक छत्तीसगढ़ में भी जो बस्तर का जो क्षेत्र, वहाँ पर भी करी भदर जो है, वहाँ पर भी महापाषाण घेरे स्मारक के रूप में मिले हैं। तो हम ये बात कर लेते हैं, हड़प्पा सभ्यता के बाद लोहे की खोज हो गई। हड़प्पा सभ्यता के बाद जो उन्नत हो गई हड़प्पा सभ्यता में, तो हमने जो हमें लेख मिला है वो अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। मगर हड़प्पा सभ्यता के बाद जो राजा किसान एवं नगर का जो टॉपिक शुरू करेंगे, इसमें हम देखेंगे 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक। टोटल इसमें 1200 का काल है। इसमें हम देखेंगे कि साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत काफ़ी मात्रा में थे। मतलब साहित्यिक एवं पुरातात्विक स्रोत के मामले में इतिहास में सबसे उन्नत जो काल था यही काल था 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी। मतलब टोटल 1200 जो कालक्रम है, 1200 का कालक्रम है, उसमें हम सबसे अधिक साहित्यिक एवं पुरातात्विक स्रोत का अध्ययन और हम देखते हैं। उत्खनन से बहुत अधिक प्राप्त होते हैं, क्योंकि अशोक के द्वारा जो अभिलेख प्राप्त हो गया, गुप्त काल में बहुत सारे साहित्य की रचना हो गई। तो ये तो चलिए शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के बाद राजा नगर किसान की बात कर ले तो ईसा पूर्व से 600 के बीच जो काल है, इसमें हम देखते हैं साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं, तो हम एक नज़र डालते हैं इसमें कि जानकारी के जो स्रोत हैं, पहला पार्ट में देखें तो साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में देखें कि बहुत सारी साहित्यों की रचना हुई थी, जैसे कौटिल्य के तो 3 नाम है, जानते ही हैं, कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त। जो कौटिल्य जो थे, उनकी जो रचना है अर्थशास्त्र में इसका उल्लेख सबसे अधिक मौर्य वंश की राज प्रशासन का जानकारी मिलती है। तो अर्थशास्त्र में सबसे अधिक राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है। नाम है अर्थशास्त्र। ये कोई आर्थिक गतिविधियों का जानकारी अपेक्षाकृत कम मिलता है। सबसे अधिक 90% जो है राजनीतिक जानकारियों की जानकारी अधिक मिलती है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। देखें हम मेगास्थनीज की जो रचना है इंडिका, है ना, मेगास्थनीज के जो रचना है इंडिका, उसमें इसकी जानकारी मिलती है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे इंडिका के रचयिता मेगास्थनीज। तो याद रखिएगा, मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना की थी। इसके अलावा देखें गुप्त काल की बात कर ले तो विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्त में उल्लेख किया है। हम बात करें कालिदास की जो रचना थी, तो उसमें है मेघदूतम, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम। तो ये जो मेघदूत जो है उसमें जानकारी मिलती है गुप्त कालीन का, मगर सबसे अधिक रघुवंश में गुप्त काल की पूरी राजवंश की जानकारी मिलती है। तो देख लीजिएगा कालिदास की रचना कौन कौन सी है, प्रश्न पूछा जाएगा, या तो 1 नंबर के प्रश्न पूछ देगा कि मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है, तो वहाँ पर आप क्लियर समझ लीजिएगा। इन जो किताबों को, ये जो साहित्य है उसको याद कर लीजिएगा। तो देखिए कालिदास की रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम और है रघुवंशम। हम देखें शूद्रक की जो साहित्य है, शूद्रक की जो रचना है मृच्छकटिकम, है ना, मृच्छकटिकम है। विष्णु पुराण जो है, विष्णु पुराण में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है और वायु पुराण में गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। तो देखिएगा जो पुराणों की रचना इसी काल में हुई मानी जाती है, तो विष्णु पुराण जो है उसमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है और वायु पुराण में गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। सबसे ज़्यादा वायु पुराण में गुप्त वंश की जानकारी मिलती है, जिसमें बहुत सारे जो राजाओं हैं उनके पराक्रम का उल्लेख है ना।
इसके अलावा हम देखें, अब पुरातात्विक स्रोत की बात कर ले तो हम लोग साहित्यिक स्रोत की बात कर ली। इन साहित्यों से हमें गुप्त वंश की जानकारी, हमें मौर्य वंश की जानकारी और 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी की जानकारी हमें प्राप्त होती है ना। और हम देखें पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत हम देखें पुरातत्व है क्या, इसका नाम को हम अर्थों से समझते हैं। पुरातत्व में हम देखते हैं कि पुरातत्व मतलब पूरा मतलब प्राचीन, और तत्व मतलब अवशेष। जो प्राचीन अवशेष हैं उससे हमको जानकारी मिलती है। तो इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा, अभिलेख आएगा, मुद्रा आएगा, ताम्रपत्र आएगा, ईंट आएंगे, मुहर आएंगे, बहुत सारे जो मंदिरों में जो प्रशस्तर होते हैं, पत्थर जो होते हैं उसमें उकेरी गई जो लिपि है, ये सब आते हैं पुरातत्व स्रोत में। तो पुरातत्व या पुरातात्विक स्रोत क्या है, प्रश्न पूछा जाता है 3 नंबर या 2 नंबर का, तो आपको बताना पड़ेगा कि पुरातत्व या पुरातात्विक स्रोत वे हैं जो अभिलेखों, मुहरों, ईंटों और ताम्रपत्र में और प्रशस्तर में, ईंटों में लिखे जाते हैं, और जिसके ज़रिए हमको उस समय के कालक्रम का निर्धारण और उस समय के राजवंश का निर्धारण हमें आसानी से हो जाता है। तो देखते हैं पुरातत्व के अंतर्गत देखें कि ये जो अभिलेखों का जो अध्ययन करते हैं उसको हम बोलते हैं एपिग्राफी। तो यहाँ पर एपिग्राफी क्या है, अभिलेखों का जो अध्ययन करते हैं उसको हम एपिग्राफी कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम देखें कि अशोक के जो अभिलेख हैं, अशोक के जो अभिलेख है टोटल 4 लिपियों में लिखे गए हैं। जी हाँ, अशोक के जो अभिलेख हैं टोटल 4 लिपि, मतलब जितने भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं हमने देखा उसमें सभी अभिलेखों का जब योग करें तो उसमें 4 लिपि फेमस थी। तो मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है ना। मैंने यहाँ पर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत से मैंने एक डायग्राम बनाया है। उस समय अशोक का जो काल जो पुरातत्व के जरिए हम देखते हैं, पुरातात्विक स्रोत के जरिए एक अभिलेख होता है, अभिलेख वहाँ लगाया जाएगा, अभिलेख वहाँ स्थापित किए जाते हैं जहाँ तक उनकी सीमा होती है राजाओं की। तो यहाँ पर देखें और अफगानिस्तान में जो हमें अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए उसमें लिपि का यूज़ हुआ, उसका नाम है अरामाइक लिपि का यूज़ हुआ है, और ये यूनानी लिपि का भी यूज़ हुआ। तो 2 लिपि का यूज़ किस जगह हुआ है, तो अफगानिस्तान में अरामाइक और यूनानी लिपि, तो दोनों यूज़ हुई अफगानिस्तान में। पाकिस्तान में खरोष्ठी लिपि का यूज़ हुआ है। तो हम देखते हैं कि ब्राह्मणी लिपि जो है, ब्राह्मणी लिपि बाएं से दाएं, मतलब ये मेरा बायां है, बाएं से दाएं लिखी जाती है। जैसे मैंने लिखा है इसमें, इस ब्लैक बोर्ड में आप देख रहे हैं, मैं बाएं से दाएं लिखा हूँ, राजा, किसान व नगर, ये मेरा बाएं से दाएं की ओर लिखा गया ब्राह्मणी लिपि या देवनागरी लिपि। मगर खरोष्ठी लिपि जो होती है वह दाएं से बाएं लिखी जाती है। मगर इसको मैं पढ़ूँ तो नगर व किसान व राजा, मतलब लिखने की शैली कैसे रहेगी, मेरे दाएं से बाएं की ओर लिखती जाती है। तो ये खरोष्ठी लिपि जो है, याद रखिएगा, दाएं से बाएं ओर लिपि जाती है। ये पाकिस्तान में प्राप्त हुआ है, जो अभिलेख है पाकिस्तान के क्षेत्र में, वहाँ हमें खरोष्ठी लिपि मिलती है, जानकारी मिलती है। अब देखें हम ब्राह्मणी लिपि के बारे में देखें तो उत्तराखंड का जो क्षेत्र है, उत्तराखंड के मैसूर तक, उत्तराखंड का एक स्थान है किसोली, वहाँ पर से लेकर मैसूर तक, यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये क्षेत्र में ब्राह्मणी जितने भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं सभी के सभी ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए हैं, है ना। तो हम देखें ब्राह्मणी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो यहाँ बन जाता है। तो आपको याद रखना है कि 1838 में जो ब्रिटिश उच्च पद में आसीन जो अधिकारी था उनका नाम था जेम्स प्रिंसेप। याद रखिएगा, जेम्स प्रिंसेप ने 1838 में ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा, और उसमें पढ़ा तो उसमें देखा कि अधिकांश अभिलेख में प्रियदर्शी शब्द का प्रयोग किया गया है, प्रियदर्शी शब्द का अधिकांश प्रयोग किया गया है। तो ये प्रियदर्शी शब्द का प्रयोग अशोक राजा के लिए, अशोक सम्राट के लिए किया गया था। उसमें प्रियदर्शी का शाब्दिक अर्थ होता है तो मनोहर मुखाकृति वाले राजा, मतलब मनोहर मुखाकृति वाले राजा प्रियदर्शी शब्द का शाब्दिक अर्थ है, जो कि अशोक सम्राट के लिए किया गया था। हम देखें ये जो पुरातात्विक स्रोत है इसके अंतर्गत हमने देखा कि अशोक की जो लिपि है 4 लिपि में, ये सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम जो 2020 दिसंबर में हुआ था छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो कक्षा 12वीं इतिहास का, उसमें पूछा यही गया था कि अशोक की लिपि कितनी है, मतलब कितनी लिपियों में उन्होंने अभिलेख लिखवाया। तो
4 लिपि में लिखा है। कौन कौन सा? अरामाइक, यूनानी, खरोष्ठी और ब्राह्मणी, ये 4 लिपि हैं। और जो अशोक के समय जो प्रजा की जो भाषा थी वो प्राकृत भाषा थी। हम देखते हैं यहाँ पर, अब हम यहाँ पर एक तुलना कर ले साहित्यिक और पुरातत्व में। साहित्यिक अच्छा है कि पुरातात्विक स्रोत अच्छे हैं? इन दोनों में सर्वश्रेष्ठ की बात करें तो दोनों हैं, मगर अपेक्षाकृत विश्वसनीयता की बात करें तो पुरातात्विक स्रोत काफ़ी उत्तम माना जाता है, क्योंकि साहित्यिक स्रोत में हमने देखा कि कालक्रम की त्रुटि हो सकती है। जो इतिहासकार है या जो साहित्यकार है वह क्या करता है, दरबार में, राजा के दरबार में लिखेगा तो राजा के विरोध में या राजा की चापलूसी पूर्वक वो क्या करेगा, उनकी जो कमियां को ढक देगा और अच्छाइयों को ही व्यक्त करता है। तो यहाँ पर साहित्यिक स्रोत में ये जो है कि सच्चाई जो सत्य है वो थोड़ा सा छुप जाता है और उनकी कमजोरियां भी छुप जाती हैं, है ना। हम देखें, दूसरी बात करें कि साहित्यिक स्रोत में हम देखें कि कालक्रम का निर्धारण नहीं होता। जैसे कि साहित्यिक स्रोत में भी ये भी देखें कि जो साहित्यकार है अपनी दृष्टि से वो व्याख्या करता है। जैसे कि बौद्ध का जो अनुयायी है वो बौद्ध धर्म के अनुसार, अपनी दृष्टि के अनुसार वो क्या करता, व्याख्या करता था। तो यहाँ पर देखें हम तो साहित्यिक स्रोत की अपेक्षा पुरातात्विक स्रोत सर्वोत्तम माना गया है। तो पुरातात्विक स्रोत की बात करें तो इसमें हम विभिन्न अभिलेखों को देख लेते हैं। तो देखिएगा, रुद्रदामन का जो अभिलेख है, रुद्रदामन का अभिलेख है गिरनार शिलालेख में हमको रुद्रदामन की जानकारी मिलती है, उस वंश की जानकारी मिलती है। भीतरी स्तंभ लेख में हम देखते हैं कि स्कंद गुप्त की जानकारी मिलती है। किसकी? भीतरी स्तंभ लेख में स्कंद गुप्त की जानकारी मिलती है। हम देखें कि देवपाड़ा अभिलेख में हमको बंगाल राजा विजयसेन की जानकारी मिलती है। तो पूरे बंगाल क्षेत्र में जो व्यापार का संचालन होता है तो उसकी जानकारी हमको देवपाड़ा अभिलेख से मिलती है। हम देखें कि चालुक्य वंशी है ना, पुलकेशियन दूती जो है उनकी जानकारी ऐहोल से मिलती है। जो आप जानते हैं कि पुलकेशियन दूती ने हर्षवर्धन को पराजित किया था, इसकी भी जानकारी ऐहोल में ही मिलती है ना। तो ऐहोल शिलालेख जो है, ऐहोल अभिलेख जो है उसमें पुलकेशियन दूती की जानकारी मिलती है, महत्वपूर्ण है ना। हम देखें समुद्रगुप्त की जानकारी, समुद्रगुप्त के राजवंश, समुद्रगुप्त की जो कृतियां हैं, समुद्रगुप्त की जो विजय यात्रा है उसकी जानकारी, जो हरिसेन ने इसका निर्माण कराया था अभिलेख का, तो उसका नाम है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो है वह समुद्रगुप्त से संबंधित है। समुद्रगुप्त के दरबार की राजनीतिक क्रियाकलाप और राजवंश की जानकारी इसमें मिलती है। हम देखें राजा भोज की जो जानकारी है ग्वालियर शिलालेख से मिलती है। और हम अंतिम देखें कलिंग राजा खारवेल की जानकारी हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है। तो ये जो आपको पुरातत्व जो अभिलेख है इसको याद कर लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है आने वाले कॉम्पिटिशन एग्जाम की बात करें। और अगर आप इसको विस्तार पूर्वक लिख भी लेते हैं, सही लिख लेते हैं, तो नंबर भी अच्छे मिलते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो इसको याद करने का तरीका कोई ट्रिक वाला अपने हिसाब से ट्रिक देख लीजिए, याद कर लीजिए। एग्जाम्पल देख लीजिए कि कोई एक ट्रिक होगा, जैसे कि हाथी गुफा कुछ अलग लग रहा है ना, वो खारवेल अलग लग रहा है, तो क्या हाथी जो है वेल मतलब कुआं के पास जाके नहाता है, तो याद कर लीजिएगा हाथी वेल मतलब खारवेल याद। तो इस तरह से अपने हिसाब से आप ट्रिक लगा सकते हैं और उसको याद कर सकते हैं, है ना। हम देखें दूसरी बात करें जो एग्जाम में पूछा ये गया था कि अभिलेख इतिहास के द्वार खोलते हैं, प्रश्न इससे पूछा जाता है। हम देखें कि तथ्यात्मक प्रश्न ना पूछकर कॉन्सेप्ट वाला संकल्पनात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिएगा, तो पहला प्रश्न उठता है कि अभिलेख इतिहास के द्वार खोलते हैं, इसकी व्याख्या कीजिए। तो अभिलेख इतिहास के द्वार खोलते हैं, तो आप अभिलेखों का नाम लिख सकते हैं। इस अभिलेख के जरिए उस राजा के विजय अभियान का और उस वंश के कालक्रम के राजवंशी जो वंशावली है उसके क्रम का हमको जानकारी मिलता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि कोई अगर राजा हो या प्रजा का कोई बड़ा जो मंत्री हो वो क्या करता है, कुछ दान देता है या किसी प्रजाओं को विशेष कल्याणकारी योजना की शुरुआत करता है, तो वो क्या करता है, कुछ न कुछ प्रशस्ति या कुछ न कुछ स्तंभ रखता है। तो एग्जाम्पल ले लीजिए कि आज के समय में हम अगर किसी क्षेत्र का उद्घाटन करते हुए मंत्रियों को देखते हैं तो मंत्री क्या करता है, बाकायदा शिलान्यास करता है। शिलान्यास मतलब जो संगमरमर के पत्थर में या शिलाओं में लिखा हुआ कुछ है कि अमुक मंत्री
है ना, इस स्थान का क्या क्या अमुक तारीख को इस तिथि को उद्घाटन किया, है ना। तो इस तरह का भूमि पूजन किया, नींव रखी, तो इस तरह से आता शिलान्यास के अंतर्गत। तो हम देखें कि उस समय भी जो भूदान करता था या मंदिर बनाता था या कुछ कल्याणकारी योजना चलाता था, तो वो क्या करता, अपने अपने नाम से वह स्मारक रखता था कि अमुक व्यक्ति, अमुक पुत्र, अमुक जो भी है। तो ये पुरातत्व में ही हमको क्या होता है, पुरातत्व के जरिए वो सही चीज़ ही लिखता था, जितना वो दान करेगा उतना ही लिखेगा, वो अमुक तारीख, अमुक तिथि, अमुक राजवंश के ही बारे में लिखेगा। तो हम देखते हैं कि अभिलेख जो होते हैं सत्यता की बात करता है, सत्यता की अधिक उम्मीद कर सकते हैं साहित्य की अपेक्षा, क्योंकि हम देखते हैं कि ये जो अभिलेख है काफ़ी महत्व हो जाते हैं और ये अभिलेख के जरिए ही हमें इतिहास की जानकारी अपेक्षाकृत अधिक सरलता से, अधिक आसानी से मिल जाती है। बस हमें लिपि का भी ज्ञान होना चाहिए, है ना। दूसरा हम देखते हैं अभिलेख साक्ष्य की सीमा। ये प्रश्न सप्लीमेंट्री एग्जाम में पूछा था कि अभिलेख साक्ष्य की सीमा क्या है। तो नाम थोड़ा सा प्रश्न समझने में ही अटपटा लग रहा होगा कि आखिर क्या है। तो यहाँ पर देखना है कि अभिलेख के बारे में हम जानते हैं। अभिलेख में क्या होगा, कोई शिला में, मतलब चट्टानों में लिखा हुआ लेख होगा या मोहरों में लिखा हुआ लेख होगा या बड़े बड़े स्मारक में, है ना, लिखा हुआ लेख होगा, ताम्रपत्र में लिखा हुआ लेख होगा, जो भी है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो अभिलेख लिखे गए रहे होंगे तो उसमें क्या होगा, किसी चट्टानों में लिखा हुआ लेख रहा होगा, अधिक गहराई से ना लिखे गए हों तो वो क्या हो जाते हैं, बाद में एक समय के बाद वह हल्के हो जाते हैं और वह हमें दिखाई नहीं देते, लिपि पढ़ी नहीं जा पाती है ना। दूसरा हम देखें कि जो अभिलेख हैं, अभिलेख बाकायदा क्या ये भौतिक वस्तु है, इसका नष्ट होना संभव है, मतलब नष्ट हो जाते हैं। तो कुछ कारणवश अभिलेख जो है वो टूट जाते हैं। तो टूटने से क्या होता है, जो लिखा हुआ लिपि जो है वो अधूरा हमें दिखाई देता है, तो उससे जो इतिहासकार है सही अनुमान नहीं लगा पाते। तो आपको इसमें इस प्रश्न जो अभिलेख साक्ष्य की सीमा के अंतर्गत अगर प्रश्न पूछेगा तो आपको क्या लिखना है, आपको ये लिखना है कि जो अभिलेख है, अभिलेख में जो लिपि लिखी जाती है वह एक समय के बाद नष्ट हो जाती है, उसको अभिज्ञान, उसको पढ़ पाना दिक्कतें आती हैं, पढ़ने में आसानी नहीं हो पाती। तो इतिहासकार क्या अपने अपने विचारों से, अपनी अपनी दृष्टि से उसको सोचता है कि ऐसा होगा, ऐसा उस समय होगा। तो एग्जाम्पल ले लीजिएगा कि सत्यमेव जयते, ये जो लिपि लिखा गया है, मगर उसमें अगर कुछ त्रुटिवश, कुछ मात्रा या कुछ चीज़ें उसमें से विलुप्त हो जाती हैं, टूट जाती हैं, विखंडित हो जाती हैं, तो सत्यमेव जयते, बस वो सिर्फ जयते लिखा हुआ रहता है, सामने का जो लिपि है वो क्या होगा, वो हमें दिखाई नहीं देता। तो इससे वैज्ञानिक, मतलब जो इतिहासकार है, क्या सोचेगा, जयते से क्या सोचेगा, तो जयते में अपनी तरह विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोणों को शामिल करेगा। मगर आप जब जानोगे सत्य में जयते पूरा लिखा हुआ है अभिलेख में, तो हम देख सकते हैं कि उस समय न्याय व्यवस्था सुचारू रूप से व्यवस्थित थी। तो इस तरह से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं अभिलेख साक्ष्य की सीमा के अंतर्गत। तो हमें यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात यह है कि अभिलेख हमें क्या करे, हमें अभिलेख हमें ये बताती हैं कि उस राजा की जो साम्राज्य थे कहाँ तक फैले हुए थे। अभिलेख वहीं लगाया जाता था, वहीं स्मारक होते थे अभिलेख जहाँ तक राजा की साम्राज्य की सीमा हुआ करती थी। तो हम अशोक के बारे में बता सकते हैं कि अशोक का जो साम्राज्य था अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण भारत तक पूरे क्षेत्र में फैला हुआ था। दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी एशिया की बात नहीं कर रहे, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र या भारत के संदर्भ में, तो वहाँ तक पूरा साम्राज्य फैला हुआ था। वहाँ तक अशोक ने क्या करवाया, अभिलेख लिखवाया और पूरी तरह से प्रजाओं को संबोधित किया, है ना। ठीक है, तो ये हम देखते हैं साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत की बात। हम अब बात करें प्रारंभिक राज्य या 16 महाजनपद की बात करें तो महाजनपद थे। अब हम बात करें हड़प्पा सभ्यता के बाद उत्तर वैदिक काल में ये महाजनपद अस्तित्व में आया। महाजनपद की जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अगुंतन निकाय से मिलती है। तो याद रखिएगा, बौद्ध ग्रंथ जो है अगुंतन निकाय से हमें महाजनपद की जानकारी मिलती है, और जैन ग्रंथ जो है भगवती सूत्र से हमें महाजनपद की जानकारी मिलती है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई हमें महाजनपद की जानकारी किस ग्रंथों से प्राप्त होती है, पुराणों से प्राप्त होती है? नहीं। हमें उपनिषद से होती है? नहीं। हमें बौद्ध ग्रंथ एवं जैन ग्रंथ से मिलती है। तो बौद्ध ग्रंथ कौन सा, अगुंतन निकाय, और जैन ग्रंथ कौन सा है, भगवती सूत्र से हमें जानकारी मिलती है 16 महाजनपद का। तो हम देखें, ये हम
ने भारत का एक मैप बनाया है उस समय का। तो इसमें देखें कि 16 महाजनपद हैं। तो एक गांधार है, गांधार दिख रहा है आपको यहाँ पर। गांधार जो है उसकी राजधानी तक्षशिला थी। तक्षशिला तो विश्वविद्यालय के मामले में काफ़ी फेमस रहा है। और यहाँ जो थे, यहाँ के प्रोफेसर कौन थे उस समय? चाणक्य थे। ठीक है, तो देखिए गांधार, गांधार का बारे में सुने भी, महाभारत काल में गंधारी का नाम तो जानते हैं, उनके नाम पर गंधारी पड़ गया था क्योंकि गंधार देश की थी राजकुमारी हो। चलिए हम देखें कुरु, कुरु जो महाजनपद था उसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ। पंचाल जो महाजनपद है उसकी राजधानी कापिल्य अच्छित छत्र। ये कौन बनेगा करोड़पति? पूछा 7 करोड़ का जो प्रश्न था उसमें एक प्रश्न पूछा था कि पांचाल देश मतलब पांचाल महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? तो उसका ऑप्शन था, कापिल्य नहीं था, बस एक ही ले लिया था। उसका आंसर था अहिच्छत्र, है ना, अहिच्छत्र। देखिए ऑब्लिक कर दिया इसमें, है ना, आप इसको कापिल्य को याद कर लिए हैं मगर अहिच्छत्र लिया है आंसर में। तो दोनों देख लीजिएगा। हम देखें सूरसेन, सूरसेन महाजनपद है, उसकी राजधानी मथुरा। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। मल की राजधानी कुशीनगर, है ना, मल की राजधानी कुशीनगर। काशी की राजधानी वाराणसी। वज्जी की राजधानी वैशाली। वज्जी हम देखिए उस समय जो महाजनपद थे 3 तरह के थे। उसमें एक तो राजवंश था, दूसरा था गढ़ वंश था। तो हम देखें वज्जी की बात करें तो वज्जी में गढ़ राज था, गणतंत्र था, है ना, गणतंत्र था उस समय। ये बात देखें कि 3 प्रकार के प्रणाली थे राजा मतलब राज्य करने की। तो पहला है राजतंत्र, राजा का बेटा राजा बना, ये वंशानुगत होता था। दूसरा है गणतंत्र, उस क्षेत्र विशेष के लोग चुनते थे किसी एक नेता को, समझिए एक राजा को, तो वो हो गया गणतंत्र। उस समय एक था कुलीन तंत्र, कुलीन तंत्र, है ना। तो कुलीन तंत्र की जानकारी हमको मल्ल में मिलती है। मल्ल जो है कुलीन तंत्र था। वज्जी जो है गणतंत्र था। जितने महाजनपद है उसमें सबसे अधिक जो प्रभावी गणतंत्र था वज्जी। ये अधिकांश जो थे राजतंत्रात्मक थे, है ना, राजतंत्र था वहाँ पर। हम देखें मगध की राजधानी राजगिरी, सबसे अधिक शक्तिशाली मगध महाजनपद था। वत्स जो है वह कौशाम्बी है। चेदी का सुक्तिमती है। अवंती का उज्जैन है। अस्मक का प्रतिष्ठान है। मत्स्य का विराटनगर है। तो इस प्रकार से जो महाजनपद हैं, इनमें से महाजनपद कौन कौन से हैं ये आपको याद होना चाहिए। और देखिएगा महाजनपद की जो राजधानी है आपको याद उतना इम्पोर्टेंट नहीं है मगर आपको याद रखना है मगध, मगध की राजधानी राजगिरी थी। हम यहाँ पर महाजनपद के बाद देखते हैं महत्वपूर्ण कि मगध साम्राज्य, मगध साम्राज्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि मगध साम्राज्य सब महाजनपद में से सबसे अधिक शक्तिशाली क्यों था। तो उसकी वजह थी, तो हम पहला देखें कि विशिष्ट भौगोलिक स्थिति थी। वह चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ था और नदियां थीं। हम देखें कि उत्तरी क्षेत्र जो है पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जबकि पश्चिमी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र जो है वहाँ पर विशाल नदी से उपजाऊ भूमि भी है और उसका नदी का भी घिराव है। वहाँ पर देखते हैं कि गंगा नदी भी है, दामोदर नदी भी है। तो ये नदी और पर्वतों के कारण या इसकी भौगोलिक स्थिति काफ़ी उपयुक्त थी, है ना, क्योंकि उपजाऊ मिट्टी भी थी वहाँ पर। दूसरा देखते हैं अभेद्य राजधानी। अभेद्य राजधानी जो इसकी राजधानी थी राजगिरी, वह कैसी थी? अभेद्य थी, काफ़ी अधिक किलेबंदी की गई थी प्राकृतिक रूप से, है ना, मानवीय रूप से। तीसरा देखें योग्य शासक थे। यहाँ जो शासक थे हर्यक वंश थे, है ना, शिशुनाग वंश थे, और बात करें नंद वंश था, फिर बाद में मौर्य वंश आया। तो इस प्रकार से देखें सबसे अधिक शक्तिशाली राजवंश था यहाँ। और यहाँ की जो राजा थे काफ़ी योग्य थे। हम बिंबिसार का नाम सुने, हमने अजातशत्रु का नाम सुना, हमने शिशुनाग का सुना, हमने चंद्रगुप्त मौर्य का सुना। तो सभी जितने भी राजा थे काफ़ी अधिक शक्तिशाली राजा इसी मगध साम्राज्य में थे। हम देखें चौथा देखें खनिज संपदा के मामले में देखें तो यहाँ भी लोहे का उस समय हथियारों में यूज़ होता था। जो युद्ध करते थे सैनिक, तो उसमें भाल हो गया, है ना, भाला हो गया, यहाँ तलवार हो गया। तो किसी प्रकार का जो उसके लिए क्या होता था, लोहे की आवश्यकता होती थी। लोहा यहाँ पर से आसानी से मिल जाता था मगध साम्राज्य के क्षेत्र में। हम देखें पांचवा आर्थिक संपन्नता, उपजाऊ भूमि के कारण यहाँ पर कृषि अधिक होती थी। इसके अलावा वनोपज अधिक होता था। तो हम आर्थिक संपन्नता तो थी।
हम देखें छठवां, सेना शक्तिशाली सेना हुआ करती थी। यहाँ की जो सेना 4 प्रकार की थी, गश्त सेना, थल सेना, जल सेना, है ना, पैदल सेना। तो इस प्रकार से देखा कि सेना जो थी भारी, जो कि इस क्षेत्र में जनसंख्या अधिक था, उपजाऊ भूमि थी, कृषि अच्छा होता था, है ना। तो यहाँ पर जनसंख्या अधिक होता था, और जनसंख्या अधिक होता, सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में होता था? सेना के रूप में, है ना, सैनिक बनते थे। क्योंकि एक किसान जो है वह सैनिक भी होता था और वह अपने समय निकाल के वो कृषि भी करता था, क्योंकि उपजाऊ भूमि। तो इस प्रकार देखिए सेना जो था शक्तिशाली हुआ करता था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हर्यक वंश के अंतर्गत बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन राजा हुए, और शिशुनाग वंश में शिशुनाग हुए, और महापद्मनंद जो थे नंद वंश के संस्थापक थे। और इसमें एक राजा हुआ था घनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य वंश की नींव रखते हैं, स्थापना करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें 8 नंबर के प्रश्न तो पूछेंगे ही। क्या ये पुरातत्व से पूछ दिया, या मगध साम्राज्य से पूछ दिया, या महाजनपद से पूछ दिया, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये।